हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग बिजनेस स्टडी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग सेकंड बुक करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे, रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज बिजनेस के जो सेकंड चैप्टर है वहां से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, क्यों पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 6 मार्क्स में डेफिनेटली आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। देखिए, कोई भी जो बिजनेस होता है, बिना पैसों को कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। किसी चाहे छोटे छोटे बड़े से बड़े हर एक बिजनेस को करने के लिए क्या होता है, पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसों से कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर जितना इंपॉर्टेंट ब्लड का है, कि ब्लड के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से कोई भी बिजनेस पैसों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है? बिजनेस को कैरी करने के लिए, चलाने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इन सभी काम की जरूरत के लिए। देखो, बिजनेस में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसको फिनिश करना, उसके लिए मशीनरी लेना, उसके बाद बने हुए गुड्स को जगह जगह पहुंचाना, एडवर्टाइजिंग, इन सभी खर्चों के लिए, इन सभी काम के लिए किसकी जरूरत होती है? बिजनेस में फाइनेंस की, पैसों की जरूरत होती है। तो मेन हम बात करते हैं कि फाइनेंस की जरूरत होती क्यों, पैसे की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो वही लिखा है टू स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश अ बिजनेस। किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ह्यूज फंड की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और उस बिजनेस को बनाए रखने के लिए दूसरा डे टू डे की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर की पेमेंट करना, सैलरी देना, रेंट देना, ये सारे कैश में ही ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली। तो इन सभी को करने के लिए क्या होता है, बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है। तीसरा है कि देखो, मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या आप चाहोगे हमेशा कि आपके बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो आपके बिजनेस का साइज है, वो हमेशा इतना ही रहे? कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो 2 दिन के अंदर ही बिजनेस बंद क्यों ना हो जाए। लेकिन जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक पर्पज होता है कि बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना, उसमें इनोवेशंस करना, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना, उसको मॉडर्नाइज करना। इन सभी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत होती है। तो पहला बिजनेस फाइनेंस होता है क्या, हमने बताया, फाइनेंस की हमें जरूरत क्या है। फिर है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, किसी बिजनेस को करने के लिए आप लोग फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हो कि मैनेजर की जरूरत होती है। मैनेजर को बहुत तरह के टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। आपने इसमें देखा कि जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, उसके बाद ये सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आप देख चुके हो। तो उसी तरह से बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है, उसको मैनेजमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। लिखा है ना कि मीन मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स इन एक्टिविटी, यानी कि जो भी कंपनी के पास फाइनेंस है, पैसा है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। सबसे पहले तो कितना पैसा हमारे पास है, उन पैसों को किस तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे से हम यूटिलाइज करें, ताकि जो हमारी प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। क्योंकि हर बिजनेस का एम जो होता है अल्टीमेटली मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना ही एम होता है। तो एवरी फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है, उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 उसका मेन काम हम कह सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, किसी भी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उसको प्रॉफिट को बढ़ाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स फंड। और ये शेयर होल्डर का फंड मैक्सिमाइज कैसे होगा? जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उस टाइम पे 100 रुपए शेयर की वैल्यू थी। अगर वही चीज, अगर आज शेयर 500 रुपए हो गया, तो अगर आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो वही आपका कितना 5 टाइम्स पैसा मल्टीपल हो गया। तो वही शेयर होल्डर की वेल्थ, यानी जैसे जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ती है मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी वेल्थ भी क्या होती है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट शेयर की वैल्यू बढ़ेगी कैसे अल्टीमेटली? जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ज्यादा अर्न करेगी। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन आए तो बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। उसके बाद ध्यान रखना है कि नेक्स्ट है कि एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, आपको पता है किसी भी बिजनेस के पास बहुत तरह के सोर्सेज होते हैं फंड को कलेक्ट करने के लिए। मेनली आप लोगों को देखा होगा, डेट होता है, इक्विटी होता है। इक्विटी शेयर में आपने पढ़ा, डेट में पढ़ा कि डिबेंचर लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं।
तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन उनमें से सबसे सस्ते रेट पे हमें क्या मिल रहा है, समझ में आए? क्योंकि जितना ज़्यादा फाइनेंस का कॉस्ट होगा कंपनी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बर्डन होगा। मान लीजिए आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेकर आते हो बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका बर्डन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम कॉस्ट पे जो फाइनेंस आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, हमें उसको क्या करना है, यूज़ करना है। दूसरा, जो भी आपके पास फंड आपने कलेक्ट किया या कंपनी के पास खुद से रिटेन अर्निंग है, उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना, यूज़ करना, वेस्टेज नहीं करना, मिनिमम वेस्टेज, जीरो वेस्टेज। क्योंकि अगर पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को कहाँ पे, किस जगह पे इन्वेस्ट करें कि पैसा हमारा सेफ भी हो और साथ ही साथ हमें अच्छा रिटर्न भी मिल रहे। तो पैसों को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। टू कोऑर्डिनेट द डाइवर्स ऑपरेशन, आपने देखा है कि एक बिजनेस के अंदर बहुत तरह के एक्टिविटीज होती है, उनको किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तालमेल बिठाए रखना है, ताकि एफिशिएंटली सारे काम प्रॉपर हो सके। क्योंकि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, तो कंपनी क्या होगी, अच्छे से काम कर सकेगी। अच्छा काम करेगी तो उसका रिटर्न ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर का वेल्थ भी इंक्रीज होगा। तो सभी चीज़ें क्या होती है, इसमें आपस में इंटरलिंक्ड होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने पढ़ा था सिर्फ समझने के लिए, अब जो हम पढ़े वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से मेजर डिसीजन लेने होते हैं। तो एवरी फाइनेंशियल मैनेजर को 3 मेजर डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फिर से देख लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एवरी फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा, बट वो नहीं पता, या तो इन्वेस्टमेंट आएगा, फाइनेंसिंग आएगा, या डिविडेंड आएगा। उसमें से ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग और डिविडेंड ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, इन्वेस्टमेंट कम इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ उसको भी लेकर चलिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, आपको पॉइंट को कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या, कि फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि जितना भी उसके पास पैसा, वो कौन सी जगह पैसे को इन्वेस्ट करे। देखो, हर कोई जो भी इंसान होता है, हर एक कंपनी का एम क्या होता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना और साथ साथ रिस्क कम से कम हो। देखो, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप छोटा सा भी कुछ में पैसा लगा रहे हो उसमें रिस्क नहीं है। 100% रिस्क है उसके अंदर, सभी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है। तो हमें देखना है कि हम जहाँ पे भी पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहला कि उस पर हमें कैश फ्लो प्रोजेक्ट, कि हमें उसके ऊपर कितना हमें रेगुलर इनकम मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी मशीन में, लेकिन अगर रेगुलरली आप चेक करोगे उसके ऊपर कितना आपको कैश फ्लो आ रहा है और आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि मान लेते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया 10% के इंटरेस्ट पे, और अगर उस पैसों के ऊपर आपको 10% से कम रिटर्न आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या आपकी यूजलेस है, वेस्ट, आपको नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश फ्लो हमारा उस इन्वेस्टमेंट पे कितना है, रिटर्न ऑन अर्निंग क्या है हमारा, यानी कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर हमें रिटर्न किस रेट से कितना हमें मिल रहा है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है कि कितना पैसा हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना है। अब आपको पता होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद आप वापस नहीं हो सकते, यानी कि आप उस डिसीजन को वापस कर दे। इसीलिए ये जो डिसीजन होते हैं बहुत सोच समझ के लिए, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को इसीलिए बहुत ही ज्यादा केयरफुली डिसीजन को लेना होता है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। देखिए, फाइनेंस की बात है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सकते हो। हमने अभी देखा कि 2 उसके पास सोर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। इन दोनों से क्या बनता है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 तरह के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कहाँ से डेट है, कहाँ पे इक्विटी है। तो अब फाइनेंस डिसीजन को क्या करना पड़ता है कि अगर कंपनी को जरूरत है पैसों की, मान लीजिए 10 लाख रुपए कंपनी को जरूरत है, तो फाइनेंशियल डिसीजन का काम क्या है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये देखना कि जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है, डेट है, इक्विटी है, पब्लिक से लोन लेना है, तो उनमें से हमें किन किन बातों को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कब हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे, कब हम डेट को प्रेफर करेंगे, कहाँ से पैसा हमें लेना चाहिए, कौन सा सोर्स हमारे लिए बेनिफिट है,
ये सारे चीज़ों को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन में इसकी बात की गई है। सबसे पहले कॉस्ट। देखो, कॉस्ट किसी भी फाइनेंस डिसीजन का मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप पैसा किसी से भी सोर्स से भी उधार लेते हो, चाहे वो इक्विटी से आप कलेक्ट करो, चाहे आप डेट से कलेक्ट करो, तो सबसे पहले आप देखोगे उसके ऊपर कॉस्ट कितना है, यानी कि आपको कितनी उसके ऊपर पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको पता है जब आप डेट से पैसा कलेक्ट करते हो तो आपकी रेगुलर एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपको रेगुलर फिक्स ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो इक्विटी होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर कंपनी पैसा अर्न करेगी उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। हमें ये देखना है कि उस पर हमें कितना कॉस्ट में लग रहा है, कि कौन सा सोर्स हमें महंगा मिल रहा है, कंपेयर करेंगे। जो चीपेस्ट सोर्स होगा, जो हमें इजीली अवेलेबल होगा, उसको क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। दूसरा, आपको पता है रिस्क। रिस्क भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, हमें इजीली अवेलेबल मिल गया, सस्ता मिल गया, बट रिस्क भी तो है उतना ज़्यादा। तो डेट क्या होता है, हमेशा हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट में देना ही पड़ता है, चाहे हम उस पर अर्न करें चाहे ना करें। लेकिन जो इक्विटी होता है वो रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो उसको रिटर्न मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये चीजें तो ठीक है, लेकिन इसको भी और भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है वो बिजनेस पे कितना कंट्रोल करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है वो चाहते हैं बिजनेस में हमारा ही कंट्रोल हो, वो अपने जो भी डिसीजन है दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसे में क्या होगा कि वो इक्विटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब इक्विटी शेयर आप मार्केट से कलेक्ट करते हो तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है। यानी कि जो भी डिसीजन ली जाएंगे उनकी भी एक्सपेक्टेशन, उनकी भी सहमति की हमें जरूरत होती है। लेकिन डेट में क्या होता है कि जब डेट से पैसा लेते हो तो आप फ्रीली अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हो, क्योंकि डेट जो भी डिवेंचर होल्डर होते हैं कभी भी कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो एक याद रखना, डिजायर टू कंट्रोल। अगर कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं पूरे बिजनेस पे हमारा ही कंट्रोल हो तो कौन सा सोर्स इस्तेमाल करेंगे, डेट। और अगर वो अपना जो भी डिसीजन है, कंट्रोल है, वो पूरा नहीं चाहते, दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डेट को वो यूज कर सकते हैं। कॉस्ट हमने देख लिया, जो हमें चीपेस्ट सोर्स पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। रिस्क हमने देख लिया कि कौन कम है, हमने डेट जो है वो हाई रिस्क है, इक्विटी कम रिस्क है। अगर बिजनेस अच्छी टाइम पे चल रही है, बिजनेस में अगर तेजी का टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेट को यूज कर सकते हैं, ताकि उसको हम रेगुलर एक इंटरेस्ट देने के बाद बाकी जो पैसा बचे वो शेयर होल्डर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट भी होता है, यानी कि जो भी हम शेयर डिवेंचर इशू करें उसको इशू करने में कितना खर्चा है, तो कंपनी बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी कम होती है उसी को प्रेफर करती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट में तेजी का टाइम है, ठीक है, तेजी का टाइम है, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो ऐसे टाइम में इक्विटी से पैसा कलेक्ट करना ईजी होता है। लेकिन जब डिप्रेशन का टाइम आता है, मंदी का टाइम आता है, तो कोई भी शेयर होल्डर पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता इक्विटी में। तो उस टाइम पे कंपनी को क्या यूज करना पड़ता है, डेट यूज करना पड़ता है, ताकि उसका इस्तेमाल कर कंपनी को एक्सपेंड किया जाए, प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स है फाइनेंसिंग डिसीजन का। मतलब बेसिकली कि हम कॉस्ट से जो है, बेसिकली हमें क्या देखना है कि हम जो भी पैसा कलेक्ट करें वो डेट से कलेक्ट करें या इक्विटी से कलेक्ट करें, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, ये आपको यहाँ पे फाइनेंस में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है, डिविडेंड आपको पता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी कंपनी जितना भी कमाती है, जितना भी अर्न करती है, 100% जो शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्योंकि कंपनी कुछ पैसा अपने पास रिटेन करके रख लेती है फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, और उसका कुछ पैसा प्रॉफिट का क्या करती है, वो शेयर होल्डर में बांटती है। तो अब यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कंपनी कब ज्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी शेयर होल्डर्स को, और कब लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, कंपनी में की अर्निंग मतलब कि रेगुलर ठीक आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। कई बार होती है कंपनी ने 10 करोड़ कमा लिया, कई बार कंपनी ने 1 करोड़ कमा लिया, यानी कि हाई फ्लक्चुएटिंग अगर अर्निंग कंपनी की होती है तो वो कंपनी की दिक्कत होती है। अगर स्टेबल अर्निंग है तो कंपनी उस टाइम पे क्या करती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आगे उसकी अर्निंग आ जाएगी, उसे रिटेन अर्निंग रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रिटेन अर्निंग जो कंपनी अपने पास रखती है, डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करती है, शेयर होल्डर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दूसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के पास बिजनेस की अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है जिसके थ्रू कंपनी को एक्सपेंड किया जा सकता है, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, लो रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है और हाई रेट से कंपनी अपने पास रिटेन अर्निंग रखती है, ताकि बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, उसको मॉडर्नाइज किया जा सके।
नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, रेगुलर कंपनी का कैश अच्छा इनफ्लो हो रहा है, तो कंपनी को रिटेन अर्निंग ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और हाई रेट से डिक्लेयर कर देगी। नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, इजीली मार्केट से लोन उसको मिल जाएगा, तो ऐसे में भी उसको रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं होती। वो हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट से पैसा वो इजीली मार्केट से मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये भी आपको पता है कि जब भी किसी कंपनी के ज़्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर होती है तो इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है, इसका मतलब कंपनी अच्छा अर्न कर रही है। और अगर कंपनी लो रेट से करती है तो उसकी शेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। तो ये भी कंपनी देखना होता है कि कब वो कंपनी अपनी शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे पैसा, जब पैसों की जरूरत है तो कहाँ से पैसा कलेक्ट करे और किस रेट से कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड भी हो, साथ साथ बिजनेस का डेवलपमेंट, ग्रो, मॉडर्नाइजेशन भी किया जा सके। तो दीज आर द फैक्टर, समझ है, अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, एडवांस में फोरकास्टिंग करना। तो यहाँ पे किसकी एडवांस फोरकास्टिंग की जा रही है, बिजनेस फाइनेंस की, पैसों की। सबसे पहला है कि फोरकास्टिंग के अंदर देखा जाता है कि एक कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है। समझ में, हम फाइनेंशियल मैनेजर बताता है कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या आगे मेंटेन करने के लिए, तो ये फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड, कितनी पैसों की हमें आगे भविष्य में जरूरत है और कौन कौन से सुटेबल सोर्सेज है। मैंने बताया एवरी कंपनी के पास ये दो सोर्सेज होती है, या तो पैसा डेट से कलेक्ट करती है या इक्विटी से कलेक्ट करती है। तो कौन से सोर्स कंपनी के पास अवेलेबल है, सुटेबल है, जो उसको बेनिफिट हो, टू एंश्योर देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। और उसके बाद जो भी पैसा कंपनी के पास है उसको कैसे 100% एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज किया सके, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आए। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है बिजनेस के अंदर, सबसे पहला कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कल के भविष्य में क्या होने वाला है, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी अच्छा ही बुरा बिजनेस में हो सकता है। तो उस टाइम पे बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, ताकि कल को कोई मिस हैपनिंग हो गया बिजनेस में, बिजनेस की अगर मान लो डिमांड कम हो जाती है, कुछ नुकसान हो गया, तो उस टाइम के जो फ्यूचर चैलेंजेस होते हैं उनसे कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उस टाइम अपने आप को बचाया जा सके फाइनेंस के लिए, उन चीज़ों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। दूसरा, आपको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एम होता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसके पास जो आइडल बेकार खाली पैसा उसका पड़ा रहे, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस मनी आप कैश में होल्ड करके बैठे हो तो वो भी कंपनी का क्या होता है, नुकसान होता है। यानी कि बिजनेस पे आपने कमाने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको गवा दी, या अगर पैसों की शॉर्टेज के कारण आप प्रॉपर आपका बिजनेस अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा, बिजनेस आप चल नहीं पा रहे, बिजनेस में फाइनेंस की शॉर्टेज है जिस कारण अच्छे से आपका बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो भी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्लान करके हम देखा जाता है हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है, ताकि हमारे पास पैसों की शॉर्टेज भी ना हो, कि बिजनेस ऑपरेशन हमारा रुक जाए और एक्सेस मनी भी आइडल हमारे पास खाली पड़ा ना हो, वेस्ट ना हो, जो कि हम उस पर अच्छी खासी रिटर्न कमा सकते थे। इसीलिए प्लानिंग की जाती है कि जितनी हमें ज़रूरत हो, जितना हमारे एफिशिएंटली, रेगुलरली बिजनेस आराम से एफिशिएंटली चल सके। ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल, देखो पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, हर चीज़ के बजट बनाने में होता क्या है कि मिनिमम वेस्टेज होती है, कम से कम वेस्टेज होती है। हर चीज़ का प्रॉपर बजट बना हुआ है, इतने से काम करना है। तो जब आपके पास कोई बजट बना होता है तो आप क्या होता है, बजट से आगे नहीं जाते हैं, उसको मतलब पैसों का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम यही होता है, कितना पैसों की जरूरत है। ठीक है, पहले ये पता लगाना कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, उन सोर्सेज को पता लगाना, इजीली जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करना, और जो भी हमारे पास पैसा अवेलेबल है ये कलेक्ट करके आए, उनको किस तरह से एफिशिएंटली, वाइजली हम यूज़ कर सके, ताकि कंपनी का जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर सके, और जो कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। इन सब कामों के लिए जो किया जाता है उसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे के हमारे जो 3 टॉपिक है वो हम एक्रोनियम यूज करके कैसे उसको लर्न करेंगे। 6 मार्क्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। लेकिन पहले जो बेस है इस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।